हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के बारे में। बच्चों अगर आप लोग इस बार क्लास 12 में हैं और आपको अगर बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 देना है, बच्चों अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2024 देने से पहले आपको वो सारे क्वेश्चन पढ़कर जाना है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हों, या फिर आप कहें कि हर साल किसी ना किसी बोर्ड एग्जाम में आपके वो सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिल जाए जो अभी तक पूछे गए। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। बस आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान करके पढ़ना है ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका छूट ना पाए। और मैं आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सोल्यूशन के साथ, अच्छे से डिसिप्लिन के साथ मैं आपको समझाने वाला हूं। बस आपको हर एक क्वेश्चन ध्यान से समझते चलना है। और बच्चों ऐसे क्वेश्चन है, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर मॉडल पेपर उठा के देख लेना, वहां पर आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको पहले ध्यान से समझिए। इसमें क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन 1 से 2 नंबर में पूछा जाएगा कि लघु बीजाणु जनन पर टिप्पणी कीजिए कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है। आपको लघु बीजाणु जनन पर टिप्पणी करना है, लघु बीजाणु जनन के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो लघु बीजाणु जनन क्या होता है? लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहलाती है। यानी कि बच्चों लघु बीजाणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लघु बीजाणु कहते हैं। लेकिन इसमें हमें इतना लिखने से हमें क्या 2 नंबर मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। इतना अगर आप लिख देते तो सिर्फ आपको 1 नंबर मिलेंगे। लघु बीजाणु मात्र कोशिका 2n यानी कि डिप्लॉयड होती है, यानी कि द्विगुणित होती है, और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, यानी कि किस विभाजन के द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। ठीक है, यानी कि बच्चों लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लेकिन हमारे जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है वो 2n होती है, यानी कि डिप्लॉयड होती है, यानी कि द्विगुणित होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप हमारे लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको लघु बीजाणु जनन के ऊपर लिखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है बच्चों भ्रूण पोष पर टिप्पणी करिए। देखिए बच्चों भ्रूण पोष और भ्रूण कोष में आपको अंतर है जो आपको पता है। भ्रूण कोष एक ट्रिप्लॉइड, जो हमारा भ्रूण कोष होता है वो एक हैप्लॉइड संरचना होती है, यानी कि अगुणित संरचना होती है। लेकिन जो हमारा बच्चों भ्रूण पोष होता है त्रिगुणित संरचना होती है। ये चीज आपको पता है। देखिए भ्रूण पोष क्या होता है? द्विध्रुवीय केंद्रक और दूसरा नरयुग्मक। देखिए बच्चों अगर आपने परागकण के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा तो हमारा जो परागकण होता है समसूत्री विभाजन करता है, जिसके फलस्वरूप हमारे 2 नरयुग्मक बनते हैं। ठीक, जो 2 नरयुग्मक बनते हैं उनमें से एक नरयुग्मक क्या करता है? अंड कोशिका के साथ जाकर समेकन कर लेता है। लेकिन दूसरा वाला जो नरयुग्मक जो भ्रूण कोष में उपस्थित द्विध्रुवीय केंद्रक होता है वहां पर जाकर समेकन करता है, उसके साथ ट्रिप्लॉइड यानी कि निषेचन करता है, फर्टिलाइजेशन करता है। और इससे क्या होता है? दूसरा नरयुग्मक, देखिए वही चीज यहाँ पर लिखी, द्विध्रुवीय केंद्रक और दूसरा नरयुग्मक मिलकर समेकन करके प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाते हैं। या क्या बनाते हैं? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाते हैं। ये बच्चों क्या होती है? त्रिगुणित संरचना होती है, यानी कि ट्रिप्लॉइड होती है, यानी कि 3n संरचना होती है, और आवृत बीजी पौधों की विशेषता है। अब अगर आपसे कोई कहे कि आप भ्रूणपोष जो है या फिर त्रिगुणित संरचना जो होती है वो क्या अनावृत बीजी पौधों में बन सकती? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं बन सकती। ये बच्चों क्या है? आवृत बीजी जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं, आवृत बीजी जो पौधे होते हैं उनकी एक क्या है? एक विशेषता है, उनका एक कैरेक्टर्स है। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए बच्चों। अगला हमारा क्वेश्चन है परागण पर टिप्पणी। देखिए बच्चों परागण और परागकण में अंतर होता है। परागण क्या है? एक प्रक्रिया होती है। परागण क्या होता है? एक प्रक्रिया होती है जब किसी पुष्प के परागकण, मान लीजिए हमारा कोई एक पुष्प है, उस पुष्प के परागकण जो है वो परागकोश से निकले और वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। अब इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। यानी कि किसी भी पुष्प के परागकण परागकोश से निकलेंगे और परागकोश से वो निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे। अब ये जो प्रक्रिया हुई, यहाँ पर जो टाइम लगा, इस क्रिया को हम परागण कहते हैं। अब बच्चों क्या हो सकता है? स्वपरागण भी हो सकता है, परपरागण भी हो सकता है, यानी कि स्वयं भी जा सकते हैं और किसी के माध्यम से भी जा सकते हैं। क्योंकि मैंने परागण के बारे में अच्छे से पढ़ा रखा है तो आप चैनल पे जाइए, वहां पर आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा। बच्चों दोहरा निषेचन पर टिप्पणी करिए। दोहरा निषेचन पर टिप्पणी करने के लिए आपको इस पर स्टार लगा लेना, और क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका। देखिए बच्चों दोहरे निषेचन की खोज नवासिन ने 1898 ईस्वी में लिलियम और फ्रिटलेरिया में की थी। सबसे पहले अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो यही बन सकता है, दोहरे निषेचन की खोज किसने, कब और कहाँ की थी। ठीक है, यानी कि दोहरे निषेचन की खोज किसने की थी? नवासिन ने की थी। कब थी? 1898 ईस्वी में की थी। किस पर की थी? लिलियम और फ्रिटलेरिया पर की थी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिलियम और फ्रिटलेरिया। क्या बच्चों? लिलियम और आपका फ्रिटलेरिया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको और ध्यान से याद रखिएगा।
आवृत बीजी पौधों में दोहरा निषेचन पाया जाता है, याद रखिएगा। जो दोहरा निषेचन है वो ओनली ऑन आवृत बीजी पौधों में पाया जाता है, अनावृत बीजी पौधों में नहीं पाया जाता। ठीक है, इन पौधों में दो नरयुग्मक बनते हैं जो कि मैं आपको पहले समझा चुका हूं। जो भ्रूण कोश में उपस्थित अंडकोश का द्विध्रुवीय केंद्रक से समेकन करते हैं, यानी कि जो दो नरयुग्मक बनते हैं वो भ्रूण कोश में उपस्थित अंडकोश का और द्विध्रुवीय केंद्रक से समेकन करते हैं। ठीक है, अब बच्चों जब अंडकोशिका से समेकन करते हैं तो देखिए यहाँ पर इसमें पहला नरयुग्मक अंडकोशिका से समेकन करता है तो युग्मनज बनता है, यानी कि जो पहला वाला नरयुग्मक होगा परागकण का वो अंडकोशिका के साथ समेकन करेगा, जिससे क्या बनेगा, युग्मनज, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट बनता है। ठीक है, और इसी को बच्चों सत्य निषेचन भी कहते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब बचा हुआ बच्चों हमारा दूसरा नरयुग्मक होता है। दूसरा नरयुग्मक द्विध्रुवीय केंद्रक से समेकन करता है और भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को हम त्रिसमेकन कहते हैं। ये क्या होती है बच्चों, त्रिसमेकन प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये चीज आपको पता होगी, यानी कि भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक अगला हमारा क्वेश्चन आता है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि रजोस्त्राव किसे कहते हैं या फिर रजोदर्शन भी हम इसी को कहते हैं। रजोस्त्राव या फिर रजोदर्शन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना। ठीक है, रजोदर्शन हो गया, रजोस्त्राव हो गया, एक क्वेश्चन है जो कभी कभी टिप्पणी में हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। होता क्या, देखिए, किसी भी मादा के जीवन काल में प्रथम बार ऋतुस्राव होने को रजोदर्शन कहते हैं। किसी भी फीमेल में प्रथम बार जो ऋतुस्राव होता है इस प्रक्रिया को ही हम रजोदर्शन कहते हैं। ये 12 से 13 वर्ष की आयु में शुरू होता है। इसके जो शुरू होने की आयु होती है ये 12 से 13 वर्ष की आयु में शुरू होता है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है रजोस्त्राव। रजोनिवृत्ति क्या होती है बच्चों, रजोनिवृत्ति के बारे में भी हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, रजोदर्शन में क्या होता है, 12 से 13 वर्ष आयु में शुरू होता है, यानी कि प्रथम बार शुरू होने को रजोदर्शन कहते हैं। लेकिन किसी भी मादा के जीवन काल में आर्तक चक्र के स्थायी रूप से जो शुरू हुआ था वो अगर स्थायी रूप से बंद हो जाता है उसे हम रजोनिवृत्ति कहते हैं। 45 से 50 वर्ष की आयु में होता है बच्चों। यहाँ तक आयु क्या है, ये हमारी आयु जो है बुक्स में लिखी गई उसके अकॉर्डिंग है। ये आपकी कम ज्यादा भी हो सकती है, रियल लाइफ में इसको आपको फॉलो नहीं करना है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आता है मरूला अवस्था क्या है। यानी बच्चों आपको मरूला अवस्था पर आपको टिप्पणी करने को आ सकता है। मरूला स्टेज क्या होती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मरूला बच्चों होती है जायगोट के बाद बनी 16 कोश की एक ठोस अवस्था होती है जो अंड वाहिनी में स्थित होती है। देखिए बच्चों, जो मरूला होती है क्या होता है, एक जायगोट बनने के बाद में क्या होता है, 16 कोश के विदलन के फलस्वरूप बनता है। जायगोट में विदलन होता है, उसके फलस्वरूप क्या होता है, 16 कोश की ठोस जो संरचना बनती है। और जो संरचना होती है मरूला जो होता है ये अंड वाहिनी में स्थित होता है, ये आपको याद रखना है। मरूला ठोस गेंद के समान संरचना होती है जो 16 कोश की होती है। जायगोट यानी कि युग्मनज में विदलन के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है, यानी कि युग्मनज में विदलन होता है, उसके फलस्वरूप बच्चों इस प्रक्रिया का यानी कि जो मरूला होता है इसका निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे करते हैं। और ये टॉपिक आपका बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है। पक्षियों में लिंग निर्धारण हो गया और मनुष्यों में लिंग निर्धारण हो गया, ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, देखिए बच्चों, पक्षियों में लिंग निर्धारण जो होता है वो जेड और ZW प्रकार का होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यानी कि जो बच्चों हमारे पक्षी होते हैं उनमें जो लिंग निर्धारण किया जाता है वो जेड और ZW प्रकार का होता है। ठीक, पक्षियों में नर युग्मज जो होता है वो समयुग्मजी होता है। नर जो होता है बच्चों वो समयुग्मजी यानी कि जेड होता है, तथा मादा जो होता है विषम युग्मजी यानी कि ZW होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे मेल्स होते हैं, जो हमारे नर होते हैं और मादा होते हैं, जो हम लोगों में ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे अंदर क्या होता है, XY जो गुणसूत्र होता है बच्चों, XY गुणसूत्र नर में पाया जाता है, जो कैसा एक तरीके से एक जैसे नहीं विषम युग्मजी है। XX किस में पाया जाता है, नर में, यानी कि जो समयुग्मजी होते हैं। लेकिन जो मादा में पाया जाता है, समयुग्मजी होते हैं XX। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ZZ यानी कि समान वाला नर में पाया जा रहा है और जो ZW है वो मादा में पाया जाता है। ठीक है, अब बच्चों में इसमें लिंग निर्धारण करना है तो मान लीजिए हमने एक तरफ नर को लिया, एक तरफ मादा को लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इनके युग्मक बना ले। ठीक है, इस तरीके से आपको बना लेना है और इस तरीके से आपको एक क्रॉस करा देना। ठीक है, इसमें क्रॉस कराने पर आप लोग देख रहे हो कि हमारा नर भी बन सकता है, मादा भी, यानी कि 2 नर बन रहे हैं और 2 मादा बन रहे हैं। 2 नर बनने के और 2 मादा बनने का मतलब ये है कि 50% चांस है कि वो नर बन सकता है और 50% चांस है कि वो मादा बन सकता है। ठीक है, यानी कि बच्चों चांस जो होते हैं वो हमारे 50-50 होते हैं, या फिर वो नर बन सकता है या फिर वो मादा बन सकता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको पक्षियों में लिंग निर्धारण करना है। और ये टॉपिक आपसे बोर्ड एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा तो 3 से 4 या फिर 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक देखिए, अगला जो आता है जिसमें हमसे पूछा जाता है मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे करते हैं। यानी कि जो बच्चों हमें पक्षियों में लिंग निर्धारण भी बोर्ड एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है और मनुष्यों में भी लिंग निर्धारण हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। यानी कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे करते हैं। देखिए, मनुष्यों में लिंग निर्धारण XX और XY गुणसूत्र के द्वारा होता है। यानी कि मनुष्यों में भी लिंग निर्धारण जो होता है वो XX और XY गुणसूत्र के द्वारा होता है।
पक्षियों में लिंग धारण किससे होता है? जेड जेड और जेड डब्ल्यू प्रकार का होता है, ठीक है। यहाँ पर जो मनुष्यों में लिंग धारण किया जाता है वो एक्स एक्स और एक्स वाई गुणसूत्र के द्वारा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है 44 प्लस एक्स एक्स अगर है तो वो मादा होगी, प्लस 44 प्लस एक्स वाई है तो वो पुरुष होता है, ठीक है। देखिए बच्चों टोटल अगर नंबर ऑफ गुणसूत्र की बात करें तो हमारे कितने होते हैं 46 यानी कि 46 होते हैं। इसमें 44 जो है बच्चों दैहिक गुणसूत्र होते हैं जो हमारे 2 हैं यानी कि एक पेयर है यानी कि एक जोड़ा है, ये हमारे लिंग गुणसूत्र होते हैं, एक क्रोमोसोम के तरीके से काम करते हैं, ठीक है। अब बच्चों अगर जब 22 प्लस एक्स तथा 22 प्लस वाई यानी कि 22 प्लस एक्स तथा 22 प्लस वाई मिलता है, यानी कि जब 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई मिलेंगे तब हमारा पुरुष का निर्माण होता है। अगर 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स दोनों एक जैसे मिल जाते हैं तो हमारी मादा बन जाती है यानी कि फीमेल बन जाती है। अगर बच्चों इसको हम ग्राफ के अंदर एक तरीके से इसको क्रॉस के अंदर समझे तो एक तरफ हमने नर लिया एक तरफ मादा लिया। नर में हमने 44 प्लस एक्स एक्स 44 प्लस एक्स एक्स होंगे, ठीक है। मादा में नर में क्या होंगे 44 प्लस 22 प्लस एक्स होंगे, 22 प्लस वाई होंगे, यहाँ पर भी 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स, इनके हमने क्या कि युग्मक बना लिए। अब बच्चों जब हमने इनमें क्रॉस कराया, जब इनमें हमने संकरण कराया, एक तरीके से आपने मेंडल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, इस तरीके से वहाँ पर बताया गया अच्छे से। देखिए बच्चों यहाँ पर हमने 22 प्लस एक्स है और इसका हमने जब इसके साथ कराया 22 प्लस एक्स के साथ तो हमारा 22 दूनी 44 हो गए और एक्स एक्स हमारा एक्स हो गया, यानी कि 22 44 प्लस एक्स एक्स हो गया। जब बच्चों यहाँ पर 22 प्लस एक्स का 22 प्लस वाई के साथ कराया तो 44 22 दूना 44 हो गया तो जुड़ जाएंगे, प्लस क्या हो गया यहाँ पर एक्स है यहाँ पर वाई है यानी कि एक्स वाई हो गया, ठीक है। जब इसका हमने इसके साथ कराया तो एक्स एक्स हो गया, इसका हमने कराया तो एक्स वाई हो गया, यानी कि बच्चों यहाँ पर देखिए 2 मादा बन रहे हैं, 1 2 और 2 हमारे पुत्र बन रहे हैं पिता, यानी कि जो एक हमारे नर बन रहे हैं, ठीक है। इसमें भी बच्चों इसी तरीके से पक्षियों में लिंग धारण की तरह ही हमारा चांस है कि 50% चांस है वो हमारा अगर माता पिता में अगर कराया जाता है फर्टिलाइजेशन होता है तो वहाँ पर 50% चांस है कि पुत्र हो सकता है और 50% चांस है कि पुत्री हो सकती है, ठीक है। तो कभी कभी हमसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लड़कियां पैदा होने पर महिलाओं को दोष दिया जाता है, क्यों? ये सही है या गलत है? बच्चों अगर लड़की पैदा होती है पुत्र पैदा होता है, अगर पुत्र पैदा होता है आप कहें कि नर को दोष दिया जाएगा, महिला पैदा यानी कि लड़की पैदा होती है महिलाओं को दोष देते हैं, ऐसा बच्चों गलत है। किसी को दोष नहीं दे सकते, वो चाहे नर पैदा हो या फिर मादा पैदा हो, उसमें बच्चों चांस है 50-50, चाहे पुत्र हो सकता है या फिर पुत्री हो सकती है, ठीक है। ठीक है बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है दैहिक गुणसूत्रों में व्यतिकरण से उत्पन्न होने वाले सिंड्रोम यानी कि विकार। बच्चों हमारे जो 44 दैहिक गुणसूत्र थे यानी कि 22 जोड़ी जो हमारे दैहिक गुणसूत्र होते हैं उनमें अगर कोई गुणसूत्र में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उससे हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उन रोगों के बारे में पढ़ेंगे। पहला बच्चों हमारा एक सिंड्रोम है डाउन सिंड्रोम। ये डाउन सिंड्रोम क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। डाउन सिंड्रोम जो है इसकी खोज बच्चों की थी वो जैक लैंगडॉन डाउन एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने की थी। ये सिंड्रोम गुणसूत्रों की 21वीं जोड़ी पर ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होता है। बच्चों के जो हमारा डाउन सिंड्रोम होता है ये बच्चों हमारे जो गुणसूत्र हमारे 22 जोड़ी थे वहां पर जो 21वीं जोड़ी होती है वहां पर बच्चों ट्राइसोमी का मतलब वहां पर जो गुणसूत्र होते हैं यहाँ पर 2 जोड़ा था, वहां पर जोड़े में 2 होने चाहिए थे, इसकी वजह से वहां पर जोड़े में 2 ना होकर वहां पर 3 हो जाते हैं। यानी कि बच्चों क्या होता है ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होता है। अब बच्चों वहां पर जोड़ा जहां पर 2 का था वहां पर 3 हो गए तो हमारा एक जायज सी बात एक गुणसूत्र बढ़ गया। जब एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा तो जो जिस भी व्यक्ति के अंदर डाउन सिंड्रोम होगा उसमें अगर टोटल गुणसूत्र अगर हम काउंट करेंगे तो 46 तो होने चाहिए थे, लेकिन वहां पर एक ट्राइसोमी के कारण बढ़ने के कारण वहां पर गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है बच्चों 47 हो जाती है। बच्चों अगर हम इसके लक्षण की बात करें जिसके अंदर होंगे उसमें कुछ लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे बच्चों सिर उसका गोल होगा, गर्दन मोटी होगी, जीभ भी मोटी होगी, उंगलियां जो होंगी वो ठूंठेदार होंगी तथा सिंड्रोम से में जननांग जो होते हैं जो सामान्य होते हैं, लेकिन होता क्या पुरुष जो होता है नपुंसक होता है। जननांग तो सामान्य होंगे नॉर्मल ही होंगे लेकिन पुरुष जो होगा वो नापुंसक होगा। अगला बच्चों एक हमारा सिंड्रोम आता है एडवर्ड सिंड्रोम भी इसको आपको ध्यान से समझना है। इस सिंड्रोम की खोज जे.एच. एडवर्ड ने की थी, यानी कि इसको खोज करता जो है वो जे.एच. एडवर्ड जी है, ठीक है। इसमें क्या होता है 18वीं जोड़ी पर ट्राइसोमी पाई जाती है। यहाँ पर भी क्या होता है वहां पर बच्चों डाउन सिंड्रोम 21वीं जोड़ी पर पाई जाती है। इसमें क्या होता है 18वीं जोड़ी पर ट्राइसोमी पाई जाती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या भी 47 हो जाती है। ट्राइसोमी के कारण यहाँ पर भी एक बढ़ जाता है तो 47 हो जाती है। अगर इसके मोस्टली लक्षण की बात करें तो ब्रेन जो होता है बच्चों इस अल्प विकसित होता है। अगला बच्चों हमारा है पटाऊ सिंड्रोम। इस सिंड्रोम की खोज जो वैज्ञानिक जो थे उनका नाम था के पटाऊ, उन्होंने की थी। एक क्या होता है 13वीं जोड़ी पर ट्राइसोमी के कारण होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। बच्चों अगर 13वीं देखिए यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, जो आपका पटाऊ सिंड्रोम में 13वीं जोड़ी पर हो जाता है, एडवर्ड सिंड्रोम 18वीं जोड़ी पर होता है और डाउन सिंड्रोम हमारी 21वीं जोड़ी पर होता है। एक सिंड्रोम होता है क्राइटोचेट हमारी 5वीं जोड़ी पर होता है। ये बच्चों जो भी हमने अभी तक आपको 3 पढ़ा है तीनों क्या है ट्राइसोमी। इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या है बढ़ रही है, यानी कि सभी में 47 हो रही है, ठीक है। अगर बच्चों
इसके मोस्टली लक्षण की बात करें पटाउ सिंड्रोम की, तो पटाउ सिंड्रोम के अगर हम लक्षण में बात करें तो ऊपरी ओंठ होगा जो फटा हुआ होता है तथा कम सुनाई देता है। इसमें अंग जो होते हैं विकृतपूर्ण होते हैं, सबसे मेन बात है। एक हमारा सिंड्रोम और भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्राई टू चैट। क्राई टू चैट सिंड्रोम सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इस सिंड्रोम की खोज जो बच्चों की थी वो जे लेन्यून एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। इस सिंड्रोम में पांचवी किस जोड़ी पर बच्चों, पांचवी जोड़ी पर गुणसूत्रों की एक भुजा का विलोपन हो जाता है। देखिए बच्चों, गुणसूत्र जो थे हमारे दो जोड़ी, उसमें क्या होता है उन दोनों गुणसूत्रों की एक भुजा का, उनमें से किसी भी गुणसूत्र की एक भुजा का विलोपन हो जाता है, यानी कि एक भुजा हमारी कम हो जाती है। अतः इसमें मोनोसोमी पाई जाती है। अतः इसमें होता क्या है, इसमें बच्चों मोनोसोमी पाई जाती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या बच्चों क्या होती है, 46 हो जाती है। देखिए बच्चों, मोनोसोमी इसमें ऐसा तो है नहीं कि पूरा गुणसूत्र कम हो गया, विलोपन हो गया, वहां पर सिर्फ गुणसूत्र की एक भुजा का विलोपन होता है। इससे यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है और गुणसूत्रों की संख्या हमारी 46 ही बनी रहती है। नोट बात, इसे बिल्ली की म्याऊ सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, बिल्ली की म्याऊ सिंड्रोम भी कहते हैं। अगर बच्चों इसके लक्षण की बात करें तो इसमें नवजात शिशु को बिल्ली की तरह रोता है, ठीक है। अब अगर आपने सारे जो हमारे ने आपको दैहिक गुणसूत्रों में व्यतिकरण से उत्पन्न होने वाले रोग बताए, अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, इनको एक बार और समझ लीजिए बच्चों। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 47। और एक क्वेश्चन बन सकता है डाउन सिंड्रोम कितनी कौन सी जोड़ी पर पाया जाता है, 21वीं जोड़ी पर। इसी प्रकार से बच्चों जो एडवर्ड सिंड्रोम होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखना कितनी होती है, 47। और पूछा जा सकता है इसमें कितनी जोड़ी पर पाया जाता है, तो 18वीं जोड़ी पर। उसी प्रकार से पटाउ सिंड्रोम होता है, इसमें भी पूछा सकता है कितनी भी जोड़ी पर पाया जाता है, 13वीं जोड़ी पर गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। ये चीज आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई अलग से नहीं बनते, यहीं से भी निकाले जाते हैं। अगर क्राई टू चैट में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए 5वीं जोड़ी पर होता है, लेकिन इसमें गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, 46 होती है। लेकिन ऊपर वाले जो तीनों पाए थे हमने, उनमें क्या थी, ट्राइसोमी पाई जाती थी, यहाँ पर बच्चों मोनोसोमी पाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों अंतःपात्र निषेचन। अंतःपात्र निषेचन को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या फिर इसको शॉर्टकट में आपको बोर्ड एग्जाम में लिखा हुआ मिल सकता है IVF। आई का मतलब इन विट्रो, आई का मतलब इन विट्रो, का बी का मतलब विट्रो, एफ का मतलब फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या अंतःपात्र निषेचन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आजकल कई सारे आपने हाफ ईयरली में देखा होगा पूछा गया था, आपने प्री बोर्ड में देखा होगा तो पूछा गया था, तो इसीलिए आप इसको तैयार जरूर करके रखिए, ठीक है। यह तकनीक उन स्त्रियों में सहायक है। ये क्या है बच्चों, एक तकनीक है। ये तकनीक जो होती है, इस तकनीक का प्रयोग उन स्त्रियों में किया जाता है या उन स्त्रियों के लिए सहायक है जिसमें गर्भधारण नहीं होता है। जिनमें क्या होता है, गर्भधारण नहीं होता है। इनमें अंडाणु को बाहर निकालकर, इनमें जो होता है इसमें क्या होता है, अंडाणु को बाहर निकालकर पति के शुक्राणु से निषेचन प्रयोगशाला में किया जाता है। देखिए ऐसी कुछ स्थिति होती है जिनमें गर्भधारण नहीं होता है, ऐसा में उनमें क्या किया जाता है, उनके अंडाणु यानी कि ओवम को क्या किया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है और पुरुष के स्पर्म को लेकर प्रयोगशाला में यानी कि कल्चरल माध्यम में निषेचन कराया जाता है, फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, ठीक है। वहाँ पर वो सारा माध्यम दिया जाता है जो एक गर्भाशय में मिल सकता है, ठीक है। निषेचित अंडे को यानी कि जो अंडा हमने फर्टिलाइजेशन कराया वो निषेचित हो जाएगा। उसके बाद में वो 32 कोष की अवस्था में इसे माता के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। अब वो जो हमने निषेचन करा दिया कल्चरल माध्यम में, हुआ क्या, अब हमने उसको क्या किया कि 32 कोष की अवस्था जैसे ही आई उसको मैंने क्या किया, माता के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। उसको क्या किया जाता है, माता के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है 32 कोष की अवस्था में, ठीक है। गर्भविधि पूर्ण होने पर जो अब फिर क्या होगी, माता के अंदर पूरी गर्भविधि चलेगी। 9 मास की जो भी गर्भविधि होती है, जितना समय लगा होगा उतना कम समय लगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, गर्भविधि पूर्ण होने पर माता जो होती है बच्चों वो सामान्य शिशु को जन्म देती है। यानी कि जो फीमेल होगी, जो माता होती है वो क्या होती है, एक नॉर्मल बच्चे को जन्म देती है, जिस प्रकार से वो फर्टिलाइजेशन के द्वारा देती है। इस विधि को बच्चों अंतःपात्र निषेचन या फिर IVF कहते हैं। इस तकनीक को परख नली शिशु भी कहते हैं। ये जो बच्चों तकनीक है इसे परख नली शिशु तकनीक भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। अगला हमारा टॉपिक है यौन संचारित रोग STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। इस पर भी हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बच्चों होती है उपदंश, इसको हिंदी में कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिफिलिस। तो मैं आपको फोर्स करता हूँ कि आपको यानी कि आपको अगर समझना है तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पर आपको क्या करना है, सिफिलिस आपको बेशक हिंदी में ही याद रखना है। आप उपदंश याद रखते हैं, हो सकता है कि कभी कभी बोर्ड एग्जाम में उपदंश ना लिखकर वो हिंदी में आपको सिफिलिस लिखकर दे देंगे और आप उस क्वेश्चन को छोड़कर आ जाओगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, सिफिलिस याद रखना है, ज्यादातर आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है बच्चों।
ये जो रोग होता है ट्रिपोसोमिया नामक ट्रिपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। ये बच्चों सिफिलिस जो आपका रोग है एक ट्रिपोनेमा पैलिडम नामक एक जीवाणु होता है, यानी कि एक बैक्टीरिया होता है, उसके द्वारा फैलता है। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सिफिलिस होता है किसके द्वारा फैलता है, ट्रिपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। ठीक है, अगर बच्चों इसके लक्षण की बात करें तो इसमें पुरुषों में संक्रमण के 9 से 10 दिन बाद पेनिस में लाल रंग के दाने दिखाई देते हैं। स्त्रियों में भी यून में लाल रंग के दाने दिखाई देने लगते हैं। 5 से 6 माह बाद दाने पूरे शरीर में फैल जाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर अगर इसके उपचार की बात की जाए तो इसके उपचार के लिए हमें सामान्यतः टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन का उपयोग किया जाता है। अगला एक बच्चों और है जिसका नाम है ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस इसको हिंदी हमें भी नहीं पता है बच्चों, ठीक है, इसको इंग्लिश में ये आपको याद रखना है ट्राइकोमोनियासिस। ठीक है, ट्राइकोमोनियासिस रोग जो होता है ट्राइकोमोनियासिस पेजानेलिस नामक प्रोटोजोन के द्वारा होता है। ये बच्चों किसके द्वारा होता है, जो आपका सिफिलिस था बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ट्रिपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु का। लेकिन ये जो ट्राइकोमोनियासिस है ये ट्राइकोमोनियासिस बेजानेलिस नामक प्रोटोजोन के द्वारा होता है। इसके अगर हम लक्षण की बात करें बच्चों तो ये पुरुषों के मूत्र मार्ग और स्त्रियों के यौन में एक पोषदी परजीवी कैसा है, एक पोषदी परजीवी है, और इसके संक्रमण से यौन में सफेद रंग का पानी निकलता है। और तथा पुरुषों में मूत्र त्यागते समय जो जिस समय पुरुष मूत्र त्यागते हैं उस समय उनके मूत्र मार्ग में सूजन या फिर दर्द भी होता है। ठीक है, अगर बच्चों इसके उपचार की बात करें तो इस रोग के उपचार के लिए ओरियोमाइसिन या टेरामाइसिन नामक प्रतिजैविक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, आपको सिर्फ पढ़ना है, ऐसा रियल में नहीं है। ठीक है, आप ऐसा मत करना किसी को दे दो अगर किसी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ऐसा आपको करने का मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए तो लिख कर चले आना। ठीक है, आप जब डॉक्टर बनोगे तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से डीप में पढ़ाया जाएगा आपको वहाँ पर। बच्चों अगला एक हमारा छोटा सा टॉपिक आता है कि वंशागत क्या होती है। ठीक है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 नंबर में वंशागत के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना आनुवंशिकी या ये इस प्रक्रिया को वंशागत कहते हैं। देखिए बच्चों, हमारे जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, आपके लक्षण आपके बच्चों में जाना, आपके अंदर जो लक्षण आए वो आपके माता पिता से आए, तो क्या होता है आनुवंशिक लक्षण होते हैं आनुवंशिकी के द्वारा आते जाते हैं, और ये जो प्रक्रिया चलती है इसको हम वंशागत कहते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम आनुवंशिक शब्द का जो प्रयोग किया था वो डब्ल्यू वेटसन ने किया था। आनुवंशिकी के जनक बच्चों जिसे मानते हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं। मेंडल ज़्यादातर आपको लिखा हुआ मिलेगा, मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, आनुवंशिकी के फादर ऑफ आनुवंशिकी के जनक जो है बच्चों वो ग्रेगर जॉन मेंडल है, और आनुवंशिकी शब्द का जो प्रयोग किया था सबसे पहले वो डब्ल्यू वेटसन ने किया था। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक है बच्चों बार बॉडी या फिर बार काय। देखिए बार बॉडी या फिर बार काय के बारे में बोर्ड एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, सन 1949 में मुरे वार एक वैज्ञानिक थे। मुरे वार क्या है, वैज्ञानिक नाम थे। सन 1949 में मुरे वार ने मादा बिल्लियों की त्वचा की कोशिकाओं के केंद्रक से चिपका एक घना पिंड देखा। देखिए वैज्ञानिक थे मुरे वार, उनका नाम था मुरे वार, इसीलिए उनका नाम इस जो उन्होंने खोज की इसीलिए वार बॉडी नाम दे दिया। उन्होंने क्या किया, मादा बिल्लियों की त्वचा की कोशिकाओं से आपको क्या किया, उन्होंने केंद्रक से त्वचा की कोशिका ली और उन कोशिकाओं के केंद्रक से चिपका हुआ एक घना पिंड देखा, किंतु नर में ऐसा नहीं होता है। किंतु उन्होंने कहा कि नर में ऐसा नहीं होता है। उन्होंने मादा बिल्लियों में तो देखा लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि नर में ऐसा नहीं होता है। खोजकर्ता के आधार पर इसे बार बॉडी नाम दे दिया। इसमें होता क्या, इसको और भी ध्यान से थोड़ा समझ लीजिए। एक मादा में एक एक्स गुणसूत्र के छोड़कर, एक एक्स गुणसूत्र के अतिरिक्त भी आप कह सकते हैं, एक एक्स गुणसूत्र को छोड़कर जितने भी एक्स गुणसूत्र होते हैं उन्हें हम बार बॉडी कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें हमारे जो फीमेल्स होती हैं उनमें क्या होते हैं, एक्स गुणसूत्र होता है। ठीक है, 2 होते हैं एक्स। तो सामान्य महिलाओं में क्या यहाँ पर क्या किया गया, मादा में एक एक्स गुणसूत्र को छोड़कर जितने भी होते हैं उन्हें बार बॉडी कहते हैं। तो हमारी नॉर्मल महिलाओं में कितनी बार बॉडी होती है, 1। और ये आपको याद रखना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि नॉर्मली महिलाओं में कितनी बार बॉडी होती है। ठीक है, 1 याद रखिएगा। अगला बच्चों हमारा टॉपिक है या क्वेश्चन है कि एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना। देखिए बच्चों कभी कभी बोर्ड एग्जाम में एक जीन और एक एंजाइम परिकल्पना के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना क्या है, देखिए बच्चों एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना बिडल और टाटम ने दी थी। एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना जो है बच्चों को किसने दी थी, 2 वैज्ञानिक थे बिडल और टाटम, याद रखिएगा, ने दी थी। इन्होंने सन 1941 में सन 1941 में न्यूरोस्पोरा नामक एक कोशिकीय कवक पर
किस पर दी थी? न्यूरोस्पोरा नामक एक कोश की कवक पर अपने प्रयोग को सिद्ध किया था। इन्होंने क्या किया था? 1941 ईस्वी में जो वैज्ञानिक थे बिडल और टाटम ने, उन्होंने क्या किया? न्यूरोस्पोरा नामक एक कोश की कवक पर अपने प्रयोग को सिद्ध किया था। इनमें क्या होता है? इनमें या फिर इनके अनुसार प्रत्येक जीन एक विशेष प्रकार के एंजाइम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। यानी कि जो एक जीन होगा वो एक विशेष प्रकार की प्रोटीन या फिर एंजाइम्स का संश्लेषण करता है। यही एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना है। ठीक है, अगला बच्चों आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? इसका उपयोग आजकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन भी आता है। यानी कि उसका उपयोग भी बहुत ज्यादा है और क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा ही आ रहा है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को एलेक्स जेफरी ने विकसित किया था। अगर बात आ जाए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा एलेक्स जेफरी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। इसके माध्यम से प्रत्येक जीव के, जो हमारा प्रत्येक जीव होगा उसके मूल आनुवंशिक पदार्थ में भिन्नता देखी जा सकती है। उसका जो मूल आनुवंशिक पदार्थ होता है उसमें क्या होता है? भिन्नता देखी जा सकती है। समरूप जुड़वा को छोड़कर कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते। बच्चों यहां पर इसको ध्यान से समझिए। समरूप अगर जुड़वा को छोड़ दें, समरूप जुड़वाओं को छोड़ दें और इनको अगर दोनों को हटा दें तो कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते। ये चीज आपको याद रखना है। ये भिन्नता किसके कारण होती है? डीएनए के कारण। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड अम्ल। ठीक है, एसिड कह सकते हैं या फिर अम्ल। इस तकनीक का उपयोग विभिन्न स्थानों पर किया जाता है, जैसे बच्चों चोरी में, हत्या में, लड़ाई झगड़ा में। कोई चोरी होती है वहां पर भी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से ली जाती है। फिंगर्स जो आपके फिंगर के सैंपल्स लिए जाते हैं। हत्या होती है वहाँ पर चाकू वगैरह जो भी प्रोडक्ट बरामद होते हैं, जो भी हमारे हथियार बरामद होते हैं, उन पर देखा जाता है किसके फिंगर हैं। इसी प्रकार लड़ाई झगड़ा आदि जो हमारे बहुत सारे जगहें हैं जहाँ पर हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का तकनीक जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, अगला हमारा टॉपिक आता है बच्चों, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अनुलेखन क्या होता है। अनुलेखन के बारे में 1 नंबर में आपसे टिप्पणी में पूछा जाता है। ठीक है, अनुलेखन क्या होता है? डीएनए में उपस्थित आनुवंशिक सूचनाओं का, जो हमारे डीएनए पर उपस्थित आनुवंशिक सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं का एमआरएनए में स्थानांतरित हो जाना। एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए पर स्थानांतरित हो जाना ही अनुलेखन कहलाता है। ठीक है, एक टॉपिक हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है बच्चों, डीएनए पैकेजिंग क्या होती है। देखिए डीएनए पैकेजिंग, आपको इसके जो टॉपिक है इससे आपको समझ में आ रहा होगा। डीएनए पैकेजिंग यानी कि डीएनए को पैक करना, ऐसा ही तो होगा कुछ। तो डीएनए पैकेजिंग, हाँ बच्चों यही होता है, डीएनए को पैक करना। देखिए डीएनए की कुल लंबाई केंद्रक की अपेक्षा काफी अधिक होती है। ये चीज आपको पता है। हमारा जो सेल्स होती है, हमें तो पहली बार सेल्स नहीं दिखती हैं, और सेल्स के अंदर होता है हमारा केंद्रक। सेल्स के अंदर बहुत सारे सेल्स ऑर्गन होते हैं, उनमें एक हमारा होता है केंद्रक। अब केंद्रक के अंदर हमारा होता है डीएनए। लेकिन अगर हमने पढ़ा है कि डीएनए की लंबाई तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फिर इतनी ज्यादा लंबा होने के कारण फिर केंद्रक में कैसे आ गया? ठीक है, डीएनए की लंबाई केंद्रक की अपेक्षा काफी अधिक होती है। जैसे ई कोलाई के डीएनए की लंबाई 1.36 म्यूएम माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, अतः इस डीएनए को, जो बच्चों हमारा डीएनए इतना लंबा है, इस डीएनए को डीएनए पैकेजिंग के द्वारा केंद्रक के अंदर रखा जाता है। यानी कि डीएनए पैकेजिंग के द्वारा केंद्रक के अंदर रखा जाता है। हिस्टोन प्रोटीन पर लिपटा हुआ डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन पर लिपटा हुआ डीएनए न्यूक्लियोसोम कहलाता है। बच्चों क्या किया जाता है? अर्थात इसको क्या किया जाता है? अर्थात लंबे डीएनए अणुओं को हिस्टोन प्रोटीन से लपेट कर रखना ही डीएनए पैकेजिंग कहलाता है। डीएनए को क्या किया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन पर लपेट कर रख दिया जाता है, और जो हिस्टोन प्रोटीन पर लिपटा हुआ जो डीएनए होता है उसे बच्चों न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और हिस्टोन प्रोटीन पर डीएनए को लपेट कर रखना ही डीएनए पैकेजिंग एक प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, जन्मजात रोग या फिर आनुवंशिक रोग क्या होते हैं? देखिए बच्चों, कुछ होते हैं जन्मजात रोग या फिर आनुवंशिक रोग। देखिए वे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं और आनुवंशिक विकारों के कारण होते हैं, उन्हें हम आनुवंशिक रोग या फिर जन्मजात रोग कहते हैं। ऐसे रोग जो आपके माता पिता से बच्चों में आ जाते हैं उन्हें आनुवंशिक रोग या फिर जन्मजात रोग कहते हैं। जैसे बच्चों इसमें एक है हीमोफीलिया, वर्णांता, थैलेसीमिया, एल्केप्टोन्यूरिया आदि रोग होते हैं। कुछ होते हैं जो हमारे बाद में उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे खांसी, बुखार, जुकाम, में बहुत सारे रोग हैं। मैंने आपको सारा कुछ पढ़ाया, प्रतिरक्षा के बारे में आप लोग जाकर चैनल पे चेक कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक देखिए। अगला हमारा टॉपिक है बच्चों बायोगैस या फिर गोबर गैस के बारे में। देखिए बोर्ड एग्जाम में बायोगैस या गोबर गैस के बारे में भी हमसे पूछा जाता है। देखिए
कई गैसों का मिश्रण होता है। जो बायोगैस होता है बच्चों कई गैसों का मिश्रण है, जिसमें अगर सबसे ज्यादा मोस्टली जो गैस होती है वो हमारी होती है मेथेन, यानी कि जिसका सूत्र होता है बच्चों CH4। यानी कि बायोगैस जो होता है कई गैसों का मिश्रण है। इसमें अगर सबसे अधिक मात्रा में जो गैस को देखा जाए तो वो हमारी होती है बच्चों मेथेन, जिसका सूत्र होता है CH4। ठीक है, इसीलिए इन जीवाणुओं को मेथेनोजन कहते हैं। यानी कि जो बच्चों इसमें जीवाणु प्रयोग किए जाते हैं उनको मेथेनोजन कहते हैं मेथेनोजन। लेकिन जीवाणु जो होते हैं वो बच्चों यहाँ पर जिन बैक्टीरियाओं को प्रयोग किया जाता है वो हमारे आर्की बैक्टीरिया होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं? मेथेनोजन कहते हैं। ये जीवाणु वातावरण में गाढ़े कीचड़ में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? जो गाढ़े कीचड़ होते हैं वहां पर मिलते हैं। ठीक है, इनका उपयोग बहित मल उपचार में किया जाता है। इनका उपयोग जो किया जाता है बच्चों बहित मल के उपचार में किया जाता है। ये जीवाणु गोबर या फिर पशुओं के रुमेन में भी मिलते हैं। ये जो जीवाणु हैं जिनको मेथेनोजन कहते हैं, जिनका नाम है आर्की बैक्टीरिया, ये क्या होते हैं? गोबर में तथा पशुओं के रुमेन में भी मिलते हैं। ये सेलुलोज पर क्रिया करके ये क्या करते हैं? सेलुलोज पर क्रिया करके उसे तोड़ देते हैं। इसमें उत्पादन जो होते हैं वो ज्वलनशील गैसों को भी बायोगैस कहते हैं। इसमें जो उत्पादन होता है उसमें ज्वलनशील गैसों को हम बायोगैस कहते हैं। इसमें 50 से 60% मेथेन गैस पाई जाती है। यानी कि जो मेथेन गैस पाई जाती है बच्चों यहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जाती है तो हमें पता है, लेकिन कितनी पाई जाती है नहीं पता था। तो यहाँ पर याद रखना है 50 से 60% मेथेन गैस पाई जाती है। अगर बच्चों आर्की बैक्टीरिया जो बायोगैस या में किन बैक्टीरियाओं को द्वारा उत्पन्न होती है, यानी कि जो बायोगैस होते हैं इनमें किन बैक्टीरियाओं को प्रयोग किया जाता है, बायोगैस किन बैक्टीरियाओं के द्वारा उत्पन्न होती है, तो याद रखना आर्की बैक्टीरिया के द्वारा बायोगैस उत्पन्न की जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी कभी कभी हमसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि किसकी खोज के फलस्वरूप एंटीबायोटिक्स का विकास हुआ, तो याद रखना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक हमारा आता है सेप्टिक टैंक का उपयोग क्या है। बच्चों सेप्टिक टैंक का क्या उपयोग होता है इसको आपको बताना है। देखिए, जिन कस्बों में सीवेज विसर्जन की व्यवस्था नहीं होती, ऐसे कस्बे जहां पर सीवेज विसर्जन की व्यवस्था नहीं होती है वहां पर सीवेज के प्राथमिक उपचार के लिए सेप्टिक टैंक बनाए जाते हैं। वहां पर क्या किया जाता है? जो सीवेज के प्राथमिक उपचार के लिए सेप्टिक टैंक बनाए जाते हैं। इसमें घरों से निकलने वाले कार्बनिक पदार्थों का निम्नीकरण किया जाता है। जो हमारे घरों से बेकार कार्बनिक पदार्थ निकलते हैं उनका निम्नीकरण किया जाता है। एक कोशिका या फिर सिंगल सेल प्रोटीन किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, एक कोशिका या फिर सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया तथा जीवाणु को हाइड्रोजन अपशिष्ट पर संवर्धित करते हैं। देखिए, साइनोबैक्टीरिया तथा जीवाणुओं को क्या करते हैं? हाइड्रोजन अपशिष्ट पर हम क्या करते हैं? इसको संवर्धित करते हैं, जिससे उच्च कोट की एक प्रोटीन प्राप्त होती है। जो बच्चों उच्च कोट की एक प्रोटीन प्राप्त होती है इसे हम सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। यहाँ पर नोट लिखा है, नोट आपको याद रखना है। सिंगल सेल प्रोटीन में वसा की जो मात्रा होती है वो नगण्य होती है, चीज आपको याद रखना है। सिंगल सेल प्रोटीन में वसा की मात्रा कितनी होती है? नगण्य होती है, यानी कि शून्य होती है। एक चीज याद रखिएगा। ठीक है, अगला बच्चों टॉपिक हमारा है टाइगर प्रोजेक्ट के लेकर। देखिए, टाइगर प्रोजेक्ट पर भी हमारा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी सीधे पूछ लिया जाता है टाइगर प्रोजेक्ट पर टिप्पणी कीजिए या फिर एलिफेंट प्रोजेक्ट पर टिप्पणी करना, और एक क्वेश्चन आपके पूछे जरूर जाते हैं। ठीक है, इसमें 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट में 1973 में बाघों के लिए एक एक्ट तैयार किया गया। AIUCN की सहायता से शुरू किया गया। जो बच्चों एक्ट तैयार किया गया 1973 में IUCN की सहायता से शुरू किया गया, क्योंकि बाघों की संख्या घटती जा रही थी। बाघों की जो संख्या थी वो घटती जा रही थी। आज के समय में बाघों के लिए 53 आरक्षित क्षेत्र हैं। क्या किया गया? बाघों की सुरक्षा के लिए एक एक्ट तैयार किया गया जिसे हम कहते हैं टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, वो एक क्यों तैयार किया गया इसको ध्यान से समझिएगा। इसको इसलिए तैयार किया गया, हमारे यहाँ पर बाघों की संख्या डे बाय डे घटती जा रही थी। उनकी संख्या को मेंटेन करने के लिए बाघों को सुरक्षा दी गई, ऐसे समझिएगा। ठीक है, इसमें कुछ हैं जिनमें हम कान्हा आरक्षित बाघ आरक्षित क्षेत्र है जो हमारे MP में है, एक काजीरंगा बाघ आरक्षित क्षेत्र है जो हमारे असम में है। ठीक है, इसी प्रकार से एक हमारा टॉपिक आता है हाथी प्रोजेक्ट यानी कि एलिफेंट प्रोजेक्ट। इसको भी आपको ध्यान से समझ लेना है। भारत में जंगली हाथियों की सुरक्षा के लिए 1992 में इसको कब शुरू किया गया? 1992 में। टाइगर प्रोजेक्ट को कब शुरू किया गया? 1973 में। ठीक है, याद रखिए, हाथी परियोजना प्रारंभ की गई। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 30 हाथी आरक्षित क्षेत्रों को स्थापित करने का प्रावधान है। ठीक है, इनमें से कुछ हमारे आरक्षित क्षेत्र हैं, जैसे स्याला हाथी आरक्षित क्षेत्र जो आंध्र प्रदेश में है, मैसूर हाथी आरक्षित क्षेत्र जो हमारे कर्नाटक में। तो इस प्रकार से कई सारे हाथी आरक्षित क्षेत्र बनाए गए, टाइगर आरक्षित क्षेत्र बनाए गए, बाघ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए, क्योंकि यहाँ पर इनको हाथियों को सुरक्षा दी जाती है। बाघ आरक्षित क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बाघों को यानी कि टाइगर्स को सुरक्षा दी जाती है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इनको सुरक्षा के लिए सारे प्रोजेक्ट तैयार किए गए। ठीक है, अगला बच्चों आता है एक हमारा आता है राष्ट्रीय उद्यान, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होते हैं? कभी कभी बोर्ड एग्जाम में इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में बनते रहते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, नेशनल पार्क क्या होते हैं? वह क्षेत्र जो वन्य जीव के लिए
पूर्ण रूप से संरक्षित होता है। देखिए, एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर वन्य जीव के लिए पूर्ण रूप से संरक्षित होता है, ठीक है, तथा जहां शिकार खेलना, पशु चराना, फसल बोना निषेध यानी कि मना होता है। राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है इन क्षेत्रों में जंतुओं या प्राणी जाति तथा पादप या फिर वनस्पति जाति दोनों का संरक्षण किया जाता है। बच्चों, नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? ये पूर्ण रूप से वन्य जीवों के लिए आरक्षित होते हैं। यहाँ पर पशु चराना, शिकार खेलना, फसल बोना आदि सभी काम मना होते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है? जंतुओं के साथ साथ वनस्पतियों को भी यहाँ पर सुरक्षा दी जाती है। कुछ हमारी सेंचुरी होती है, वहाँ पर सिर्फ जंतुओं को सुरक्षा दी जाती है, ठीक है, याद रखिए। जिसमें अगर सबसे पहले बात करें तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो गया, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान हो गया, इस प्रकार के। अब बच्चों बात करते हैं बायोलॉजी की कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म। जैसे बच्चों IUCN पीछे आ चुका है। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। इसी प्रकार से IUD का एक फुल फॉर्म आता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइड होता है, ठीक है, डिवाइस। एक आता है WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है। एक आता है RVD, R का मतलब रेड, D का मतलब डाटा, V का मतलब बुक, रेड डाटा बुक। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूल जो हमारे फुल फॉर्म्स होते हैं। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया हो। अगर आपको लेक्चर पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट कर देना आपको कोई क्वेश्चन, अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का जरा सा भी डाउट रहता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे डाउट पूछिएगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो आपसे नहीं बन रहा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट का है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछिएगा। हम उसका सोल्यूशन वीडियो और जवाब आपको 100% प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।